योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है मेरे वीडियो का दूसरा भाग, रेफ्रिजरेशन की गुड प्रैक्टिस। जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन। जो रेफ्रिजरेशन का सबसे मुख्य और पहला स्टेप है वो यही है कि हम हमारे इक्विपमेंट से रेफ्रिजरेंट को कैसे रिकवर करें और ये क्यों ज़रूरी होता है। ये सभी बातें मैं आपको संक्षेप में यहाँ बताऊंगा। अगर आप डीपली इसमें जाना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी उपकरण हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें रेफ्रिजरेंट को रिकवर करना सिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम रेफ्रिजरेंट को खुले में छोड़ देंगे तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। डायरेक्टली हमारी ओजोन परत को वो खराब करेगा, जिससे हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और हमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। लेकिन हम भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, भिन्न भिन्न बीमारियों को हमारे शरीर पर आमंत्रण दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को कभी भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रिकवर करना चाहिए। उसी के लिए ये मशीन स्पेशलाइज है। ये एक्टिव मेथड से रेफ्रिजरेंट को रिकवर करती है, उसको वेपर रूप में उपकरण से लेती है, हाई साइड से और लो साइड से, और उसको लिक्विड रूप में कन्वर्ट करके हमारे रेफ्रिजरेंट रिकवरी सिलेंडर में भर देती है। ये सभी चीज़ें इस मशीन के द्वारा हमें सिखाई जाती हैं। इस मशीन में हाई साइड, लो साइड देखिए दोस्तों, ये प्रेशर कटआउट लगे हुए हैं। जो मशीन में प्रेशर कम होते ही उस साइड का प्रेशर कम होते ही मशीन को बंद कर देते हैं ताकि मशीन खराब ना हो। ये है दोस्तों हमारा जॉब कार्ड जो हमने तैयार किया था। हमने इस पाइप के टुकड़े पर स्वेजिंग की, ब्रेजिंग की और पंचिंग की, और फिर अब हम नाइट्रोजन का प्रेशर इसमें डालकर इसमें लेके चेक कर रहे हैं। आप प्रेशर देख सकते हैं, 150 psi प्रेशर है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें नाइट्रोजन का प्रेशर सेफली कैसे देना चाहिए। फिलहाल हम फोकस करते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं। हमने इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर दे दिया है। अब हमने जो ब्रेजिंग की थी उन पॉइंट्स को, उन जॉइंट्स को हम चेक करेंगे। जहां हमने पंचिंग की थी उस पॉइंट को चेक करेंगे। हमारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं ब्रेजिंग और पंचिंग के। अब हम जहां हमने फ्लेयर बनाया था वहां पर हम लीकेज को चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी गुड प्रैक्टिस का भी एक कार्य है कि हम सोप के द्वारा कैसे लीक टेस्टिंग करें। हमने जो फ्लेयर बनाया था वो शायद थोड़ा ढीला रह गया है। अब हम इस फ्लेयर को टाइट करेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्निकल पर्सन या टेक्नीशियन होता है दोस्तों, उसके ये 3 कार्य मुख्य होते हैं: फ्लेयरिंग को करना, ब्रेजिंग को करना, स्वेजिंग को करना। अगर हम इसमें भी कमज़ोर रह जाएंगे तो हम हमारे कार्य को कभी भी सुचारू रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा जो ब्रेजिंग है, फ्लेयरिंग है, अगर वो ही हमारे दुरुस्त नहीं हो पाएंगे तो हमारा रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा, जिससे हमें आर्थिक और हमारे पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस कार्य को करते हुए हमें अच्छी तरह से फोकस के साथ इस कार्य को करना चाहिए, ताकि हमारे ब्रेजिंग और फ्लेयरिंग में कोई कमी न रह पाए, जिससे हमारा रेफ्रिजरेंट लीक ना हो। इसलिए आप इन कार्यों करते हुए बिल्कुल साफ सफाई से ये कार्य करें, ताकि इस कार्य में आपको निपुणता प्राप्त हो जाए और आप जब भी कभी भी ब्रेजिंग या स्वेजिंग या फ्लेयर बनाएं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरा जो ब्रेजिंग है वो लीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें एहतियात के तौर पर लीक टेस्टिंग को करना पड़ता है, और वो हम सिर्फ डाई नाइट्रोजन के द्वारा ही करें तो बेहतर रहता है। मैं कई बार ये बता चुका हूँ। ड्राई नाइट्रोजन सिलेंडर पर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। आप आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं जाकर स्वतंत्र रूप से। यहाँ पर हम संक्षेप में ही वार्ता करेंगे। जो आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। हमारा लीक दुरुस्त हो गया है। अब हमारा लीकेज यहाँ नहीं है। हमने जो पॉइंट्स हमारे लूज थे उनको टाइट कर दिया है। अब हम आगे और जो हमारा फ्लेयर है उसको भी चेक करेंगे। अगर यहाँ लीकेज होगी तो हम इसे भी दुरुस्त करके आगे स्टेप। देखिए दोस्तों, यहाँ भी बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये पॉइंट भी लूज है हमारा, इसे भी हम टाइट करेंगे।
क्योंकि ये पॉइंट जो हमने नाइट्रोजन की जो होज को जोड़ा हुआ है ये वो पॉइंट है, क्योंकि हम नाइट्रोजन की जो होज होती है वो हल्की यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्रेशर में ब्रस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कॉपर या अच्छी स्टैंडर्ड पाइप जिसके अंदर स्टील की वायरिंग हो वही यूज करनी चाहिए। नाइट्रोजन सिलेंडर और इक्विपमेंट के बीच में जो पाइप होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने पॉइंट को टाइट कर दिया है और मेरा पॉइंट सही हो गया और हमारी कोई लीकेज नहीं है, यानी हमने इस टेस्ट को भी पास कर लिया है एक गुड प्रैक्टिस के तहत। अब मैं जब भी अपने इक्विपमेंट में रेफ्रिजरेंट को भरने से पहले लीक टेस्ट करूंगा तो वो ड्राई नाइट्रोजन से ही करूंगा। इस पर मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ड्राई नाइट्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे इक्विपमेंट को खराब कर देती है। दोस्तों ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डबल स्टेज रेगुलेटर है, इसमें 2 घड़ी लगी हुई हैं। जो लेफ्ट वाली घड़ी है दोस्तों वो प्रेशर बताती है जो हमने वाल को घुमाने के बाद आगे की ओर भेजा। हम ये 50 psi, 80 psi, 150 psi भी भेज सकते हैं। और जो राइट वाली घड़ी है दोस्तों वो बताती है सिलेंडर के प्रेशर को। जो आप ये सिलेंडर देख रहे हैं बड़ा, ये 2000 psi के लगभग इसमें प्रेशर है। अगर हम डबल स्टेज कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एकदम से वाल्व को खोलेंगे तो वो प्रेशर हमारे इक्विपमेंट को खराब कर सकता है, उसमें ब्रस्टिंग कर सकता है। अब देखिए हमें जो डीप फ्रीजर मिला है उसकी हालत क्या है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। अब हमें प्रिवेंट मेंटेनेंस के तहत, गुड प्रैक्टिस के तहत इसकी धूल मिट्टी को साफ करना है। कंडेंसर से धूल मिट्टी को हटाना है, फैन मोटर से धूल मिट्टी को हटाना है, ताकि जब कंडेंसर अपना कार्य करे तो वो हीट ट्रांसफर करने में उसको परेशानी ना आए, वो धूल मिट्टी उसमें अवरोध का कार्य ना करे। और ब्रेजिंग करने से भी पहले हमें उस हर पॉइंट को साफ करना होता है जहां हमें लीक टेस्टिंग करने से पहले, जहां हमें लीकेज की संभावना होती है, जहां हमें शॉप के द्वारा उस पॉइंट को चेक करना है। इससे पहले भी हमें धूल मिट्टी को हटाना होता है ताकि माइनर से माइनर लीकेज भी हमें दिखाई दे जाए। कंडेंसर को हमने साफ कर दिया दोस्तों। अब हम फैन मोटर के ब्लेड को भी साफ करेंगे, क्योंकि फैन मोटर पर भी अगर धूल मिट्टी जम जाती है तो वो फैन को भारी बना देती है, जिससे हमारी फैन मोटर जल्दी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और फैन मोटर को साफ करते हुए आपको बहुत हल्के हाथों से ही उसकी धूल उतारनी पड़ेगी। अगर फैन मोटर पर ज़्यादा दबाव लगा देंगे दोस्तों उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे हवा का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और फैन मोटर में वाइब्रेशन भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप फैन को साफ करते हुए बहुत सावधानी आपको यूज करना है। दोस्तों ये सभी गुड प्रैक्टिस के तहत करवाए जाने वाले कार्य हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, इसलिए हमें कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक ILR है, इसकी कंडेंसर को भी हम साफ कर रहे हैं ताकि इसका जो कंडेंसर का कार्य है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। धूल साफ होने के बाद इस कंडेंसर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हमारे कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक ILR है, इसको भी हमने साफ किया है। और इसमें जो फॉल्ट है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एरर का फॉल्ट आया हुआ है, कंप्रेसर चल नहीं रहा। हमें अब इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करके कंप्रेसर को चलाना है। इसलिए हम इसके लिए चाहे माइक्रो प्रोसेसर नया लगाएं या फिर सेंसर नया लगाएं, वो फॉल्ट फाइंडिंग हम यहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जॉइंट को साफ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें लीकेज फाउंड हो गई है। ब्रेजिंग सही तरीके से न होने के कारण यहाँ पर एक छोटा सा हल्का पॉइंट रह गया है, जिसे अब हम ब्रेज करके दोबारा इसमें प्रेशर डालकर इसकी लीकेज को दोबारा से चेक करेंगे। हम ड्रायर नया लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि जब भी आप रेफ्रिजरेंट भरें तो ड्रायर अवश्य बदलिए। और ड्रायर को किस अवस्था में लगाना चाहिए, उसको हॉरिजॉन्टल लगाना चाहिए, वर्टिकल, इसका भी वीडियो मैंने स्वतंत्र रूप से बनाया हुआ है। आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और कैपिलरी को इस पर चारों तरफ घुमा के हमने लपेटा हुआ है, इस पर भी मैंने एक वीडियो स्वतंत्र रूप से बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारे इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे कैपिलरी को लपेटना एक हीट एक्सचेंजर कार्य करता है, जिससे कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और
हमारे डीप फ्रीजर को फायदा मिलता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।